Assalamualaikum students and welcome to the new lecture of ninth grade physics. This is lecture number 3, and as I told you guys that in lecture number 3 I will try to explain the fundamental quantities that are explained in details in your books. तो बेसिकली लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्रांचेस, इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स पढ़ा था, जो कि आपके पास प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर मेरे। और दूसरा लेक्चर जो था उसमें मैंने आप लोगों को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, जिसमें फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज़, यूनिट्स का कॉन्सेप्ट और सिस्टम इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट दिया था कि सिस्टम इंटरनेशनल वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिसाइड करती है कि हमारे पास जो है वो किस क्वांटिटी का क्या यूनिट होगा और कौन कौन सी क्वांटिटीज़ फंडामेंटल हैं और कौन सी ड्राइव्ड हैं। ठीक है, डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप चैनल में प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ पर से देख सकते हैं इस चीज़ को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फंडामेंटल यूनिट्स, 3 फंडामेंटल यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम, दैट आर एक्सप्लेन इन डिटेल्स। और मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या डिटेल है। हर क्वांटिटी का उन्होंने डेफिनेशन, उसके यूनिट की डेफिनेशन और उसके इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया है। तो जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, बाकी 7 में से बाकी जो 4 रिमेनिंग है उनका उन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो बस आपको उनका यूनिट पता होना चाहिए और वो क्वांटिटी का सिंबल पता हो, यूनिट का सिंबल पता हो और क्वांटिटी का सिंबल पता हो और क्वांटिटी पता हो कि बाकी रिमेनिंग 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। तो अब हम पहली फंडामेंटल क्वांटिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, लेंथ। और लेंथ के बारे में क्या जानते हैं आप? लेंथ बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस होता है। कोई भी 2 पॉइंट्स, अगर मैं आपके सामने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ड्रॉ करूं तो अब इन 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लिखी हुई है कि दे शुड बी लेइंग ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब है कि वो एक ही प्लेन, एक ही एक्सिस पर होने चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एक प्लेन है, जैसे अगर मैं वर्टिकली इस तरह ये इमेजनरी ऐसे अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ तो ये एक प्लेन है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट पाथ, यानी कि कोई भी हमारे पास जो है वो एक एक्सिस जो होता है वो एक प्लेन कहलाता है। ठीक है, तो ये ज़मीन एक प्लेन है, इसी तरह छत एक प्लेन है, इसी तरह जो लेफ़्ट साइड पर हमारे वॉल है वो एक प्लेन है, राइट साइड पर जो वॉल है वो एक प्लेन है। तो किसी भी एक ही प्लेन पर जो है वो 2 पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा? वो लेंथ कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई लेंथ की डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी है। लेंथ का दूसरा नाम ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, डिस्टेंस भी बोलें सिंपल तो तब भी हम लेंथ की ही बात कर रहे होते हैं। तो इन सब का एक ही मतलब है, डिस्टेंस बोलें, लेंथ बोलें, ब्रेथ बोलें, हाइट बोलें, सबका एक ही मतलब है, 2 पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। नेक्स्ट फिर हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ लेंथ, जिसको उन्होंने डिफ़ाइन किया है मीटर। अच्छा, एसआई यूनिट क्या है? मैंने आपको बता दिया था, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने जो डिसाइड किया है यूनिट लेंथ का, वरना अदरवाइज़ लेंथ के बहुत सारे यूनिट हैं। फीट भी होता है एक लेंथ का यूनिट, ठीक है ना, फुट भी आप जिसको कहते हैं। तो इसी तरह लेकिन बहुत सारे यूनिट्स में से मीटर जो है उसको डिसाइड किया है सिस्टम इंटरनेशनल ने कि ये होगा स्टैंडर्ड यूनिट, इसीलिए हमने यह लिखा है एसआई, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ लेंथ, और वो क्या है? मीटर। और अब मीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको समझना पड़ेगा आपको। वैसे पहले मैं एक दफ़ा डेफिनेशन आप लोगों को रीड करके बता देता हूँ कि लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड इज़ कॉल्ड मीटर। सॉरी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लाइट जो ट्रैवल करती है वैक्यूम में, वैक्यूम कौन सी जगह? जहाँ पर ना सॉलिड हो, ना लिक्विड हो, ना गैस हो। ठीक है, जैसे स्पेस हम कह सकते हैं। तो स्पेस में या वैक्यूम में लाइट अगर ट्रैवल करे, कितना ट्रैवल करे? जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, लेकिन हमने टाइम फिक्स कर दिया कितने टाइम में? सेकंड के इतने हिस्से में। सेकंड के 1 सेकंड को अगर हम इतने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, अब ये वैल्यू क्या है ये मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ कि समझ लें। ये 2 करोड़ लिखा हुआ है, 2 करोड़। वैसे ये उससे भी बड़ी वैल्यू है, लेकिन लेट सपोज़ ये 2 करोड़ लिखा हुआ है। तो अगर हम 1 सेकंड के 2 करोड़ हिस्से कर दें, सही है, 1 सेकंड के 2 करोड़ हिस्से कर दें और उसमें से फिर एक हिस्से में जितना लाइट ट्रैवल करके जाएगी वो हमारे पास जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी लाइट उस सेकंड के करोड़वें हिस्से में। दोबारा से मैं कह रहा हूँ, लाइट सेकंड के उस करोड़वें हिस्से में, समझाने के लिए करोड़ कह रहा हूँ वरना उससे भी बड़ी वैल्यू है, फिर कह रहा हूँ, लाइट सेकंड के करोड़वें हिस्से में जितना भी ट्रैवल कर रही है डिस्टेंस, वो डिस्टेंस 1 मीटर कहलाएगा। ठीक हो गई बात?
तो क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ, पाथ मतलब रास्ता, लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड बाय द लाइट, वो रास्ता, वो हिस्सा, वो डिस्टेंस जो लाइट ट्रैवल करती है कहाँ, वैक्यूम में, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल, कितने टाइम में, सेकंड के करोड़वें हिस्से में ऑफ अ सेकंड, मतलब जो ये वैल्यू लिखी हुई है सेकंड के करोड़वें हिस्से में कह रहा हूँ इसको, लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूँ ये उससे बड़ी वैल्यू है, इस कॉल्ड मीटर। अच्छा, तो ये हमारे पास हो गया क्वांटिटी की डेफिनेशन, ये उसके यूनिट की डेफिनेशन। अब उसके इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि जो पहली क्वांटिटी है लेंथ, उसके 3 इंस्ट्रूमेंट आपकी बुक में डिफ़ाइन किए गए हैं। जो दूसरी क्वांटिटी है यानी कि टाइम, दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है मास, उसके 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, और इसी तरह टाइम का 1 इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी फ़िलहाल ये 3 इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, ये 3 इंस्ट्रूमेंट मैंने ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया, आपकी बुक में थोड़ा डिटेल है, मैंने इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। ये मीटर रूल तो बहुत ही सिंपल है, ये हम सिंपल स्केल को कहते हैं, जो हम एक स्केल यूज़ करते हैं, ये जैसे आपके सामने ये स्केल है, इस स्केल को हम क्या कहेंगे, मीटर रूल। लेकिन ये स्केल छोटा है, थोड़ा सा बड़ा स्केल होगा, इतना बड़ा, कितना बड़ा, 1 मीटर के बराबर, यानी कि मीटर रूल इसका नाम इसलिए क्योंकि उस स्केल की लेंथ 1 मीटर होती है। ठीक है, जो आपके पास अक्सर जो कपड़ों की शॉप पे यूज़ करते हैं, जो क्या नाम है, शॉपकीपर्स, एनीवेज़, तो 1 मीटर का, या आपके पास लैब में भी यूज़ होता है, 1 मीटर का जो स्केल होगा, इसकी डिटेल आप इसी तरह ही लिख सकते हैं कि मीटर रूल कंसिस्ट ऑफ टोटल लेंथ 1 मीटर, इस तरह से। और बुक में भी आसान वर्डिंग में इसके 2-3 सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेंटेंसेस आपको याद करने हैं। एक सेंटेंस तो मैंने लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 सेंटेंसेस कोई से भी आप लिख सकते हैं। उन्होंने फिर ये भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट इज़ यूज़ टू मेजर द लेंथ। अब ये बिल्कुल भी बच्चों वाली बात है कि लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वो भी हमें भी पता ही है। और तीसरा एक सेंटेंस ये भी लिखा हुआ है कि ये एक रिजिड बार होती है, रिजिड मतलब सख्त बार होती है, तो ठीक है, स्केल सख्त होता है, ज़ाहिर सी बात है वो फोल्ड हो जाएगा तो फिर उसका काम ही मकसद नहीं पूरा होगा। तो रिजिड बार है, 1 मीटर उसकी लेंथ होती है, लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये सारी सिंपल सी बातें आप ख़ुद भी लिख सकते हैं बुक से देखकर। असल मेन बात क्या है, 1 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर कर सकता है ये मीटर रूल। यानी कि अगर आप इसमें देखें तो इसमें हमारे पास ये यहाँ से लिखें मिसाल के तौर पर 1 2 3, अब ये इसके हर नंबर के बीच में, हर वैल्यू के बीच में हमारे पास 10 लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। यानी कि ये तो सेंटीमीटर है ना, आपको पता है कि 1 और 2, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच में देखें तो 10 लाइनें हैं। तो सेंटीमीटर को अगर 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो फिर 1 मिलीमीटर कहलाता है। बाकी कन्वर्जन में आप लोगों को भी सिखाऊंगा जब हम जो है वो आगे जाकर साइंटिफिक प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे या साइंटिफिक नोटेशन, और फिर उसके बाद जब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तो वहाँ पर मैं और कन्वर्जन सिखा दूंगा कि आप लोगों को सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाना है, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे आना है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़िलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो मेजर कर सकता है मीटर रूल स्केल, वो क्या है, 1 मिलीमीटर मेजर कर सकता है। अच्छा, इस स्मॉलेस्ट रीडिंग को हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सिंपल सी कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। लेकिन अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इसमें हमारे पास जॉज होते हैं, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन भी हमें पता होनी चाहिए, इसके इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट हमें पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से जॉज हैं। इसमें हमारे पास जो डेप्थ भी मेजर कर सकती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो मैंने इसलिए यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आपके पास 9th ग्रेड में प्रैक्टिकल होता है इसका ना, वर्नियर कैलिपर का, वहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आप वहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं, उसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो इसलिए इसकी मैंने डिटेल डिस्कस नहीं की। इसमें भी बस वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज़ 0.1 मिलीमीटर। ये 1 मिलीमीटर है, ये 0.1 मिलीमीटर है, यानी कि इससे भी स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर। और स्क्रू गेज उससे भी ज़्यादा स्मॉलेस्ट रीडिंग मेजर कर सकता है, और वो कितनी है, 0.01, यानी कि लीस्ट काउंट मैंने यहाँ पर लिखा है LC मतलब लीस्ट काउंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट बोलें, स्मॉलेस्ट रीडिंग बोलें, बात एक ही है। तो सिंपल सा रूल है, मीटर रूल 1 मिलीमीटर डिस्टेंस मेजर कर सकता है स्मॉलेस्ट रीडिंग, जो वर्नियर कैलिपर है वो 0.1 मिलीमीटर, और स्क्रू गेज 0.01 मिलीमीटर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये टोटल जितना मैंने लिखा हुआ है इतना ही आपने याद करना है। हाँ, मीटर रूल में 2 सेंटेंसेस आप बुक से और याद करना चाहें कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को बता भी दिए हैं, डिक्टेट करवा दिए हैं। वर्नियर कैलिपर में इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, इसमें हमारे पास लोअर जॉज होते हैं, अपर जॉज होते हैं, वो सारी डिटेल है। वो जब मैं प्रैक्टिकल्स आप लोगों को गाइड करूँगा इंशाल्लाह एट द एंड, तो उसमें मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगा। स्क्रू गेज भी इसी तरह आपका, इसका भी प्रैक्टिकल होता है आपके पास। ये स्मॉल स्फेयर्स जो होते हैं उसका डायमीटर और रेडियस निकालने के लिए यूज़ होता है, और
इसकी जो लीस्ट काउंट है इसका 0.01 मिलीमीटर है। तो इन अब चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी की तरफ, जो लेंथ के बाद हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है मास। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी जो क्वांटिटी है, दैट इज़ मास। और मास के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मास क्या है। मास, अच्छा, मास की डेफिनेशन आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। मास की डेफिनेशन आपकी बुक में यहाँ इस चैप्टर में नहीं लिखी हुई, आगे अगले चैप्टर में जाकर लिखी हुई है, तीसरे चैप्टर में। तो हम यहीं पे पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं। मास क्या है? मास क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी में कितना मैटर, यानी कि कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद है इनकी, ठीक है ना। एटम जिस बॉडी में जितने ज़्यादा एटम्स होंगे वो उतना ज़्यादा उसका मास होगा, ठीक है। तो मास किस पर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, यानी कि एटम्स पर, कि किसी भी बॉडी में कितनी क्वांटिटी है एटम्स की। मैटर बोलें तो कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस के एटम्स, ठीक है। तो ये तो हो गई मास की डेफिनेशन। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, याद रखिएगा, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ मास, जो कि वही सिस्टम इंटरनेशनल उन्होंने क्या यूनिट डिसाइड किया है, स्टैंडर्ड यूनिट मास का। दे हैव डिसाइडेड किलोग्राम एज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, ठीक है। अब किलोग्राम कैसे डिसाइड किया उन्होंने? तो बेसिकली उन्होंने एक सिलेंडर लिया स्पेशल मेटल का, ठीक है। स्पेशल मेटल कौन सा मेटल था? बेसिकली वो टाइटेनियम इरिडियम एक मेटल है। उस मेटल को इन्होंने लिया और उस मेटल को उन्होंने कट किया, यानी कि उसको सिलेंडर में कन्वर्ट किया, सिलेंड्रिकल शेप में। और उस सिलेंडर बेसिकली किस तरह का होता है? सिलेंडर बेसिकली जैसे ये पेन है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप ही है, बेसिकली इस तरह की सिलेंड्रिकल शेप होती है। लेकिन उस सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास जो था वो 39 मिलीमीटर का उन्होंने लेंथ रखी और 39 मिलीमीटर की उसकी विड्थ थी। तो दोनों तरफ से उसको 39 मिलीमीटर बाय 39 मिलीमीटर, ठीक है। टॉल भी वो 39 मिलीमीटर था और विड्थ भी उसकी 39 मिलीमीटर थी। तो 39 मिलीमीटर बाय 39 मिलीमीटर का एक सिलेंडरिकल स्पेशल मेटल का ऑब्जेक्ट उन्होंने लिया और उसका जो भी मास था उसको उन्होंने 1 kg कह दिया कि ये 1 kg है, और उसको स्टैंडर्ड ऑफ वर्ल्ड्स मास स्टैंडर्ड बना दिया, ठीक है। तो फिर दोबारा कह रहा हूँ कि एक स्पेशल मेटल टाइटेनियम इरिडियम लिया और उस स्पेशल मेटल को उन्होंने कट किया सिलेंड्रिकल शेप में, 39 mm उसकी हाइट भी रखी और 39 mm उसकी विड्थ रखी, और वो उसका फिर जो भी मास था वो मास 1 किलोग्राम कहलाया। और दुनिया में हर जगह वही, उसी को फिर हम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं। जहाँ पर भी आप 1 किलोग्राम कोई चीज़ ले रहे होते हैं तो बेसिकली वो 1 किलोग्राम इसी मास के इक्विवेलेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर इसके दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फिर वही बात कि ये मीटर रूल की तरह है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में बेसिकली ये डिजिटल बैलेंस होता है, जैसा आप लोगों ने मार्ट वगैरह में या किसी शॉप पर देखा होगा जिस पे डिजिट्स लिखे हुए आ रहे होते हैं। अब उन्होंने बिल्कुल ही बच्चों वाली बात की है बुक में कि इसमें एक ऑन का बटन होता है, एक ऑफ़ का बटन होता है, इसमें एक हमारे पास जो है वो स्टार्ट का बटन होता है। इस तरह से इस बिल्कुल जो है वो बातें की गई हैं, वो आप ख़ुद भी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं या जो भी, एनीवेज़। हाँ, काम की बात क्या है कि मैं पहले ये इसलिए बता दे रहा हूँ कि इसमें मुझे थोड़ा सा डिटेल बतानी है। इट इज़ कॉन्फ़िगर्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर एक आईसी चिप लगी हुई होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर, ठीक है। तो जो उसके अंदर पूरी जो वर्किंग कर रही होती है डिजिटल, क्योंकि बैलेंस है ये। अच्छा, हर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एक आईसी मौजूद होती है जो जिसकी वजह से वो जो है इंस्ट्रूमेंट अपनी प्रॉपर वर्किंग पोजीशन में रहता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का वर्किंग प्रिंसिपल, यानी कि किस प्रिंसिपल पर काम करता है? तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है बैलेंसिंग फोर्सेस, ठीक है। जितनी भी फोर्सेस हैं, यानी कि वेट है, फ्रिक्शन है, या जो भी फोर्सेस मौजूद होती हैं, वो क्या, ये सारी वेट क्या है, फ्रिक्शन क्या है, और बाकी दूसरी फोर्सेस कौन कौन सी हैं, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। बस ये याद रखिए कि जितनी भी फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पर लग रही होती हैं, ये उन तमाम फोर्सेस को बैलेंस कर देता है, और उसकी वजह से फिर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास पता चल जाता है, ठीक है। मास और वेट का क्या रिलेशन है, मास और फोर्स का क्या रिलेशन है, ये हमने इंशाल्लाह तीसरे चैप्टर में पढ़ना ही है। बस ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। फिज़िकल बैलेंस भी बेसिकली आपका इसके पास प्रैक्टिकल मौजूद है, आपके पास बुक प्रैक्टिकल्स में इसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। फिज़िकल बैलेंस यूज़ करते हैं हम, उसमें केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, फिज़िक्स में भी, तो इसलिए वहाँ पर आपको इसकी डिटेल बता दी जाएगी। इसमें भी वही बात है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, इसमें पेन होते हैं, इसमें पुली होती है, इसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं।
फुलक्रम होता है, वो सारी बातों को आप वहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल्स में। तो इसीलिए वही वाली सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो इसको आपको अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वही प्रैक्टिकल वाली इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसके वही इंस्ट्रूमेंट के पार्ट्स आपको पता होने चाहिए कि इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। उन तमाम पार्ट्स को आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिख देंगे तो ये फिज़िकल बैलेंस एक्सप्लेन हो जाएगा। अच्छा, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का मतलब क्या होता है कि दो तरफ की फोर्सेस को बैलेंस कर देना, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहलाता है। जब दोनों तरफ की फोर्सेस बैलेंस हो जाएं, जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो सब्ज़ी वाला होता है हमारे पास, उसके पास जो है वो इसी तरह का एक फ़िज़िकल बैलेंस ही होता है, वो भी एक तरह का, और उसमें एक तरफ वेट्स रखे हुए होते हैं और एक तरफ वो सब्ज़ी जो भी आप लेते हैं उसको वेट करता है। तो वेट्स और जो वेजिटेबल है दोनों को कंपेयर करके और दोनों के मोमेंट्स को बैलेंस करके वो आपके पास मास निकाल लिया जाता है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी कि दो तरफ की फोर्सेस को बैलेंस कर देना, दो तरफ के मासेस को बैलेंस कर देना, या आप इस तरह से कह सकते हैं। बाकी मोमेंट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, इस चीज़ को भी हम आगे जाकर आगे हमारे पास एक चैप्टर है जिसमें हम टॉर्क पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको और मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरी क्वांटिटी की तरफ, जो इन्होंने 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपकी बुक में एक्सप्लेन की हैं। तो जो आज के लेक्चर का आखिरी पार्ट है कि हमने लेंथ डिस्कस कर लिया, हमने मास डिस्कस कर लिया, अब हमने टाइम को डिस्कस करना है, ठीक है। तो अब टाइम की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीसरी क्वांटिटी है टाइम। अब टाइम की कोई प्रॉपर डेफिनेशन होती नहीं है और ना ही आपकी बुक में मौजूद है कहीं पर भी, लेकिन फिर भी मैंने आपके आसानी के लिए एक लाइन लिख दी है, इट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इवेंट्स। इवेंट्स की ड्यूरेशन को हम टाइम कहते हैं। बस ये आप अपने याद दहानी के लिए आप याद रख लें, वरना अदरवाइज़ इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता टाइम को। ये इंटरवल्स को, यानी कि इंटरवल्स या इवेंट्स जो पास हो रहे हैं, बस वो बेसिकली क्या है, उनका ड्यूरेशन टाइम है। खैर, हाँ, आपकी बुक में डायरेक्ट ऐसा यूनिट को डिस्कस किया गया है और टाइम का ऐसा यूनिट है हमारे पास सेकंड। अब सेकंड क्या होता है, सेकंड बेसिकली टाइम ड्यूरेशन ऑफ 9192631770। फिर वही बात कि इतनी बड़ी वैल्यू है, हम इसको करोड़ कह देते हैं अपनी समझने के लिए, अपनी सहूलत के लिए। तो इतनी मर्तबा जो हमारे पास एक सीज़ियम एटम है, वो उसमें से जो रेडिएशन इमिट होती हैं, सीज़ियम एटम बेसिकली रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो ये 1A ग्रुप का मेंबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीज़ियम एटम जो रेडिएशंस अपने अंदर से इमिट करता है, उस रेडिएशंस की जो वाइब्रेशन, इतनी वाइब्रेशन जितने टाइम में होती हैं उसको हम 1 सेकेंड कह देते हैं। यानी कि सीज़ियम एटम के अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस जो हैं, वो उनकी वजह से जो वाइब्रेशन हो रही है, वो इतनी वाइब्रेशंस जो होंगी जितने भी टाइम में, उसको हम 1 सेकेंड कह देंगे। तो सेकेंड क्या है, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सीज़ियम एटम। कितनी वाइब्रेशन, तो फिर हम ये वैल्यू बता देंगे, ठीक है। वरना सिंपल क्या भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस, और फिर आगे ब्रैकेट में ये वैल्यू लिख दें, तो इमिटेड बाय द सीज़ियम एटम, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल इज़ कॉल्ड सेकेंड। जो भी टाइम इंटरवल में इतनी वाइब्रेशंस हो रही हैं वो सेकेंड कहलाएगा। फिर इसके हमारे पास एक ही इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने बताया था कि पहली क्वांटिटी के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट, दूसरी क्वांटिटी के लिए 2, और तीसरी क्वांटिटी यानी कि टाइम के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी जो 3 हमारी बुक में डिस्कस हैं उनके लिए 1। तो स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, बेसिक की डेफिनेशन लिखी है बच्चों वाली बुक में भी, यही बात लिखी हुई है कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। तो खैर, 2 इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम इंटरवल है उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। हम स्टॉप वॉच देखें, जो नॉर्मल क्लॉक वॉच होती है या हैंड रिस्ट वॉच होती है, वो उसमें और इस स्टॉप वॉच में फ़र्क है। क्लॉक वॉच जो है, यानी कि जो वॉल क्लॉक है, या रिस्ट वॉच जो है, उसमें हम सिर्फ टाइम मेजर नहीं करते, उसमें हम टाइम देखते हैं, जो करंट टाइम है, इंस्टेंट टाइम है, वो हम टाइम नोट करते हैं उसमें। जबकि यहाँ हमने मेजरमेंट करनी है, तो मेजरमेंट सिर्फ स्टॉप वॉच से ही होती है। फिर 2 तरह की स्टॉप वॉच होते हैं, एक मैकेनिकल, एक डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो आप आजकल तो इतनी नहीं यूज़ होती, ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी। आपने अक्सर जो है वो प्लेयर्स जो होते हैं उनको पहने हुए देखा होगा, या उन प्लेयर्स के जो कोच होते हैं वो पहने हुए होते थे अपने क्या नाम है, गले में, और उसको यूज़ करते थे टाइम स्टॉप वॉच को एनालॉग भी कहलाते हैं। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच एनालॉग स्टॉप वॉच भी कहलाती है। तो खैर,
बाकी इसमें भी वही आम सी बातें लिखी हुई हैं इधर उधर की। मेन बात इसके अंदर भी यही है, इट कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.1 सेकेंड और इसका लीस्ट काउंट क्या है 0.01 सेकेंड। ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। और फिर डिजिटल स्टॉप वॉच में भी वही बातें लिखी हैं कि इट हैज़ अ स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन एंड रीसेट बटन। खैर ये सारी बातें आप अपनी तरफ से लिखना चाहें तो बहुत सारी बातें लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ काम की बात सिर्फ इतनी है जितनी मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी है। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या गाइड करूँगा आप लोगों को, प्रीफिक्सेस, साइंटिफिक नोटेशन और सिग्निफिकेंट फिगर। या तो एक ही लेक्चर में कोशिश करूँगा, वरना अदरवाइज़ अगर लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा तो फिर दोनों के लिए मतलब तीनों के लिए अलग अलग वीडियो बना दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।